आज हम लोग तीसरा पार्ट प्रकाश का देखेंगे, क्लास 10th का। आज हम लोग पढ़ेंगे गोली दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। इसको इंग्लिश बोलते हैं रिलेशन बिटवीन रेडियस कर्वेचर ऑफ फोकल लेंथ फॉर स्फेरिकल मिरर। वेर स्फेरिकल मिरर आप जानते हैं कि दो टाइप के होते हैं, दो प्रकार के, एक होता है उत्तल, दूसरा अवतल। हम यहाँ पे दोनों का एक ही है और संबंध भी आप लोग जानते हैं कि आपका होता है F बराबर R/2 और इसी संबंध को आज हम प्राप्त करेंगे, सूत्र के माध्यम से हम लोग प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे दोनों के लिए है, उत्तल और अवतल दर्पण दोनों के लिए हम यही फार्मूला प्राप्त करेंगे। हम लोग पहले देखते हैं अवतल दर्पण के लिए। तो यहाँ लिख दें हम फॉर कॉनकेव मिरर, आप जानते हैं कॉनकेव मतलब अवतल दर्पण। चलिए, अवतल दर्पण आप जान ही रहे हैं, पहले से हम लोग सब पढ़े हुए हैं। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? ऐसा दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन दबे हुए हिस्से से, जैसे ये आपका है, इस हिस्से से जब हो, दबा हुआ हिस्सा आपको दिख रहा होगा, इस हिस्से से जब हो प्रकाश का परावर्तन तो उसे क्या कहते हैं हम? अवतल दर्पण। और इसी को उल्टा कर लीजिए, जब उभरे हुए पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो तो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। तो ये देखिए, ये आपका एक दर्पण हो गया, आप पहचान गए कौन दर्पण है? अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में अब हम क्या मुख्य अक्ष खींच लेते हैं, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया। हम दर्पण का नामकरण कर देते हैं M1 और M2 हो गया। अब दर्पण में एक चीज़ और, द्वारक की बात हमेशा आती है। द्वारक क्या होता है? दर्पण के व्यास को ही हम क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। तो यहाँ व्यास क्या है, इसको हम इंड सिरा दोनों मिला देते हैं। ये देखिए, ये दर्पण का क्या हो गया? व्यास हो गया, जिसे हम क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। क्या बोलते हैं? द्वारक या परावर्तक तल समझ लीजिए, जिस भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है, ये हो गया द्वारक। इसको हम यहाँ से निकाल देते हैं और इसमें वक्रता केंद्र C और दूसरा हम F को बना लेते हैं। अब यहाँ से कोई प्रकाश की किरण ये आपतित होती है इस पे, और आपतित होने के पश्चात आप जानते हैं, नियम बताया गया आपको, कहाँ से होकर जाती वो। अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो परावर्तन होने के पश्चात कहाँ जाती है? फोकस से होकर जाती है। ये देखिए चली गई, ये हमने इसको पोल मान लिया, ध्रुव FC। सारी डिफिनीशन आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया गया है, आगे वाले वीडियो में बताया गया है। तो अब यहाँ पे आज हमको जो सिद्ध करना है F बराबर R/2, ये हमको रिलेशन प्राप्त करना है इस के माध्यम से। तो यहाँ पे हम लोग अब देखते हैं सिद्ध करने के लिए। पहला रूल हो गया, आप तीनों प्रकाश चलने के नियम आप पता ही है। पहला क्या नियम है? यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो परावर्तन होने के पश्चात फोकस से होकर जाती है। दूसरा नियम, अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर जाता है, कहाँ पर पहुँचता है? दर्पण पे, तो परावर्तन होने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। दूसरा रूल हो गया। तीसरा, अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो जैसे आती है वैसे ही क्या होती है? उसी दिशा में वापस लौट जाती है। ये 3 रूल हो गए। और प्रकाश प्रतिबिंब बनने के नियम दर्पण में आपको बताए गए 5-6 जो नियम थे, हम आपको एक बार फिर बता देते हैं वैसे ही मौखिक रूप से, और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया गया पूरी डिटेल से। पहला नियम क्या है? अगर हम दर्पण, ये आपका है वक्रता केंद्र के बाद की जो दूरी होती है वो अनंत दूरी कहलाती है। अगर वस्तु अनंत दूरी पर स्थित है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर। कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा और बिंदु आकार का होगा। दूसरा आपका अगर हम वस्तु को कहाँ लाएं? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में ला देते हैं, यहाँ पर रख देते हैं। भाई अनंत था, अब कहाँ? यहाँ आ गया। यहाँ पर अगर रख देते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? आपको बताया गया था उसमें कि तब वस्तु का प्रतिबिंब
अब जैसे जैसे हम नज़दीक आएंगे दर्पण के वैसे वैसे प्रतिबिंब हमसे दूर जाएगा। तो अब हमारा जो प्रतिबिंब अभी यहाँ बन रहा था, अब क्या हो गया, आ गया हमारा प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में आ गया। तब जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी जाएगी तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु से छोटा, उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट कंडीशन, अब हम कहाँ पहुँच गए, वक्रता केंद्र पर। और वक्रता केंद्र पर जब रखा जाता वस्तु तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, उल्टा होता है, वास्तविक होता है और वस्तु के बराबर बनता है। फिर जैसे हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पर आ जाते हैं वक्रता केंद्र और फोकस पर, ठीक। तब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत पर, अनंत आकार का होगा। तो ऐसे आपकी कंडीशन है जो आपको पहले बताई जा चुकी हैं। और एक कंडीशन ये है कि जब आपका फोकस और ध्रुव के बीच में होता है, फोकस और ध्रुव के बीच में, यही एक ऐसी कंडीशन है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब केवल आभासी बनता है अवतल दर्पण में, और दर्पण के पीछे होता है, सीधा होता है और कई गुना बड़ा होता है। चलिए फिलहाल हमको यहाँ पे आना है, संबंध को सिद्ध करना है। तो हम क्या करते हैं, इसको वक्रता केंद्र से मिला लेते हैं। ये देखिए वक्रता केंद्र, और वक्रता केंद्र ये अभिलंब का काम करती है। ये हम इसको मान लेते हैं, चाहे n कह लीजिए। ये आपका था a और ये निकल के आया क्या, b। ये अभिलंब कैसे हुआ, आप लोग एक प्रमेय पढ़े होंगे फिलहाल आप लोग 10 में हैं, इसी क्लास में आपको एक प्रमेय मिलेगी और आगे भी पीछे वाली कक्षा में पढ़े हुए हैं। प्रमेय ये है कि अगर कोई वृत्त है और वृत्त में अगर हम कोई स्पर्श रेखा खींचते हैं, वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा खींचते हैं तो त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। वही कंडीशन यहाँ भी है। ये देख रहे हैं क्योंकि किसी गोले से कटा हुआ भाग है, वृत्ताकार है। अब ये आपका इसका केंद्र ही है, और जब केंद्र से मिलाएंगे तो क्या होगी, त्रिज्या हो गई। और इस बिंदु पर है तो यहाँ से हम जब इसको खींचते हैं तो क्या बन गया ये, अगर हम ऐसे खींच दें तो ये देखिए स्पर्श रेखा हो गई, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें लंब हो गया। तो क्या बोल सकते हैं, इसको अभिलंब बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको मिटा देते हैं, तो ये हो गया। चलिए अब यहाँ पे दूसरा रूल हम अप्लाई कर लेते हैं। परावर्तन का नियम भी आप लोग पढ़े हैं। क्या नियम है, परावर्तन का नियम, 2 नियम आप लोग जानते हैं। पहला नियम क्या बताया गया आपको, पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। आपतित किरण कौन सी है, an है। परावर्तित किरण कौन है, nb है। तथा आपतन बिंदु कौन हो गया, n हो गया। आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, अभिलंब कौन सा हो गया, cn। तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये फर्स्ट रूल हो गया। अब सेकंड रूल इसमें आ जाइए। सेकंड रूल क्या है, आपको बताया गया कि आपतन कोण, यहाँ देखिए 2 कोण बन गए, एक आपतन कोण, दूसरा क्या हुआ, परावर्तन कोण। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ हम इसको लिख लें I और ये लिख लें R। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे सब। चलिए ये हो गया I और R। अब दूसरा नहीं, यहाँ पहले समझ लीजिए, इसके बाद हम लोग लिखेंगे। ये हो गया I और R। चलिए एक नियम और आप लोग जानते हैं कि दो समांतर रेखाएं होती हैं और कोई रेखा इसको ऐसे तिर्यक काट देती है तो इसके कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कई इसमें हैं संगत कोण, जैसे ये हो गया आपका, इसे कौन सा कोण कहते हैं, एकांतर अंतःकोण कहते हैं। कौन सा कोण, एकांतर अंतःकोण। जरा देखिए क्या इसमें ऐसा बनता हुआ नजर आ रहा है, ये देखिए आपकी ये तिर्यक रेखा, ये दोनों समांतर हैं। पहले आपको बताया गया कि अगर कोई मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन होने के पश्चात फोकस से हो जाती है, इसका मतलब क्या हो गया, ये आपके मुख्य अक्ष के समांतर है। मुख्य अक्ष के समांतर कौन रेखा, AB है। इसका मतलब हुआ कि CP, यहाँ से CP और AN कैसे हैं, समांतर हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये और ये कोण आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। कौन सा कोण हो गया, एकांतर अंतः कोण। चलिए अब हम यहाँ इसका निगमन देखते हैं। ये आप लोग समझा दिया, अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। आप पूरा लिखना है, कैसे लिखेंगे, एक अवतल दर्पण है, दर्पण और दर्पण के सामने वस्तु रखी है। तो पहला क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण कहाँ से हो जाती है, फोकस से हो जाती है। इसके बाद हमने क्या किया, आपतित बिंदु कौन सा है, या आपतन बिंदु n है, n से C को मिला दिया और F से जा ही रही है, तो ये आपका फिगर बन गया। अब यहाँ पे हम लोग प्रूफ करते हैं। यहाँ से कोण आपका
एन एफ बराबर कोण, देखिए जरा ए एन सी करिए, ए एन सी, ये कोण, यह कोण बराबर है किसके, कोण आपका सी एन एफ, ये समझ में आ गया कैसे बराबर है। आप नियम नंबर दूसरा, प्रकाश के परावर्तन का नियम दो नियम क्या है, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब यहाँ आप ब्रैकेट में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, आई बराबर कोण आई बराबर, चाहे इसके आगे लिखें, इसके आगे कोण आई बराबर कोण आर के, ये समझ गए आप लोग। ठीक, अब आते हैं हम लोग दूसरे में, चूँकि यहाँ पे कोण ए एन सी बराबर कोण ए एन सी बराबर कोण, आप इसको लिख सकते हैं पूरा, चाहे लिख लीजिए यहाँ पे आपका पी सी एन के। अब देखिए कहाँ है पी सी एन, ये कोण, इसका मतलब यहाँ पे ये दोनों आपस में बराबर हो गए। क्यों हो गए, यहाँ लिख देंगे एकांतर अंतः कोण, ये एकांतर अंतः कोण है। और क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए एन समांतर है सी पी के। ठीक, ये भी आपका एंगल, आपका ये कोण बराबर हो गया। चलिए अब आप लोग एक और प्रमेय जानते हैं, एक ट्रायंगल आपको बनता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, कौन सा ट्रायंगल है, त्रिभुज एन एफ सी त्रिभुज है। और आप लोग त्रिभुज के बारे में पहले से जानते हैं कि अगर त्रिभुज के समरूपता का नियम ये, अगर त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं, मतलब जैसे कोण बराबर हैं तो उसके सामने की भुजाएं भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। त्रिभुज का प्रकार है, त्रिभुज के अब ये सारा डिटेल बताने की बहुत जरूरत नहीं है यहाँ पे, आप ये जानते रहिए कि सम्मुख अगर कोण बराबर हैं किसी त्रिभुज में तो उनके सामने की भुजाएं भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये और ये आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। अब यहाँ हम इस दोनों कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, और तुलना करने पे इसको थोड़ा सा हम और क्लिफाई कर लें, ये हो जाए कोण ए एन सी बराबर, अब देखिए पी सी एन को आपका है, पी सी एन को हम एफ सी एन भी लिख सकते हैं, क्या, एफ सी एन, चूँकि वही मुख्य अक्ष है, क्योंकि हमको यहाँ तक की ज़रूरत है इसलिए हम इसको ये भी लिख सकते हैं। आप यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कोण एफ सी एन के। ठीक है, अब इन दोनों को हम जरा कंपैरिजन कर दें, ये समीकरण 1 हो गया और इसको हम क्या मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। अब दोनों को तुलना कर लीजिए जरा, तुलना करेंगे देख रहे हैं एक साइड एक एंगल बराबर दोनों को दिख रहा है कि नहीं, ए एन सी का क्या है, कोण ए एन सी, दोनों का एक एंगल ये आपका बराबर, इसका मतलब जब लेफ्ट बराबर है तो राइट भी क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से, तो हम लोग 1 और 2 से देख लेते हैं। तो 1 और 2 से देखने पर ये हमको पता चला कि यहाँ पे कोण सी एन एफ बराबर हो रहा है कोण पी सी एफ सी एन के, दिख रहे हैं, एफ सी एन कहाँ है, एफ सी एन, वही बताया कि ये कोण और ये कोण आपस में कैसे हो गए, बराबर हो गए। पहले वैसे भी दिख रहा है आपको आई बराबर आर है, यहाँ आई आ गया तो आई और आर कैसे हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, तो अब ये जो दोनों कोण बराबर हो गए तो त्रिभुज में आ जाइए, त्रिभुज आपका एन सी एफ में आप जानते हैं कि जब दो कोण बराबर हो जाएंगे तो उनके सामने की भुजा क्या होगी, बराबर होगी त्रिभुज में। तो यहाँ पे हो गया सी एफ बराबर एफ एन, ये हम समीकरण 3 मान लेते हैं थोड़ा। अब ये माना गया कि दर्पण जो है वो छोटे द्वारक का है, द्वारक आपको पहले ही बता दिया गया, इसके जहाँ परावर्तक तल है, तल को हम मिला दे दोनों बिंदुओं को, जो रेखा बनती वही क्या हो जाता है, आपका द्वारक होता है। ये द्वारक चूंकि फिगर में बड़ा दिख रहा है, ये माना गया कि बहुत छोटा है। जब ये छोटा होगा तो ये बिंदु कहाँ नज़दीक आ जाएगा, पोल के समीप आ जाएगा, पोल के समीप, मतलब एन पी और एन
बहुत नज़दीक होंगे। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि दर्पण छोटे द्वारक का है, अतः यन बिंदु P के, अतः ऊपर हम लोग देखते हैं, अतः या लिखेंगे चूंकि दर्पण छोटे द्वारक का है, अतः बिंदु P, बिंदु N ध्रुव P के समीप है। अतः जब समीप है तो क्या हो जाएगा यहाँ से, यहाँ होगा Fn बराबर Fp के। तो अब यही मान हम समीकरण 3 में रख लेते हैं। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से आ जाइए, हम बाकी इधर मिटाते चल रहे हैं, अब नोट कर लेंगे। अब यहाँ पे समीकरण 3 से आएंगे तो ये देख रहे हैं Fn यहाँ भी है और यहाँ भी है, इसका मतलब Fn के स्थान पर हम क्या रख दें, Fp। Fn के स्थान पर हो गया आपका Fp, तो यहाँ लिख दें Fn सी F बराबर, यहाँ पे लिख दें हम Fp के, ये हो गया Fp के। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से CF और Fp आपस में बराबर है। ठीक, चलिए अब आ जाइए, अगर हमको लिखना हुआ CP बराबर CP, देख रहे हैं CP बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको दो भागों में टूटा हुआ है, CF प्लस Fp के, और हमको ये पहले से पता है कि CF किसके बराबर है, Fp के। तो यहाँ पे हम लिख दें CP बराबर Fp के और प्लस Fp के, तो यहाँ हो गया क्या, CP बराबर 2Fp के। ठीक, चलिए अब जरा हम मान भी यहाँ रख दें, Fp क्या है और CP क्या है। CP क्या है, वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को क्या, कौन सी दूरी कहते हैं हम, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। किससे लिखते हैं वक्रता त्रिज्या को, R से हम यहाँ लिख देते हैं, ये देखिए बना दिया, R यहाँ तक है। ठीक, अब दूसरी चीज, अब Fp को भी समझ लें, देख रहे हैं Fp क्या है, Fp का मतलब है कि वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के मध्य बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं या फोकस दूरी कहते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे हम रख देते हैं, इसके स्थान पे ये क्या हो गया, इसकी दूरी कितनी है, F होती है, ये हम नोट कर देते हैं यहाँ पे। और यहाँ ये दोनों ऋणात्मक ही दूरियाँ होंगी, लेकिन यहाँ पे चिन्ह हम लिखने की जरूरत नहीं है, वो धन ही हो जाएगा ऋण दोनों तरफ होने से। तो यहाँ हुआ R बराबर 2 इंटू F। देखिए एक हमने यहाँ रिलेशन प्राप्त कर लिया, अब F हमको निकालना हुआ तो F बराबर क्या हो जाएगा, R/2 के। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी दर्पण में कौन सा, गोली दर्पण, ये दोनों के लिए काम करेगा आपका, चाहे वो उत्तल हो चाहे अवतल हो। तो किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। देख रहे हैं, वक्रता त्रिज्या R/2 आधी होती है। ये प्रूफ हो गया, सबको समझ में आ गया। एक बार हम वैसे देख लेते हैं सर श्रीनिगार से पुनः। पहले हम लोगों ने क्या किया, ये आपकी किरण थी AN आपतित हुई, कहाँ से गई, ये होती हुई B से निकल गई, फोकस से होकर गई। हमने क्या किया, N को C से मिला लिया, फिर पूरा, तो ये कोण आपका बन गया। ये कौन सा कोण कहलाएगा, आपतन कोण। और ये कौन सा कोण है, परावर्तन कोण, I और R से, प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम से। अब ये देखिए दूसरा, AN और CP
चूंकि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं तो यहाँ से ये कोण बराबर इसके है। क्यों? क्योंकि ये कौन सा कोण हो जाएगा? एकांतर अंतःकोण। तो अब यहाँ पे हम आएंगे त्रिभुज में। त्रिभुज आपका दिख रहा है ANCF में। त्रिभुज में दो कोण देखने बराबर हैं। तो जब दो कोण बराबर होते हैं तो आप लोग जानते हैं त्रिभुज भी 3 टाइप का होता है। वैसे दो वर्गों में बांटा गया है, एक भुजाओं के आधार पर और एक कोणों के आधार पर। तो भुजा के आधार पर 3 होता है और कोणों के आधार पर भी 3 टाइप के होते हैं त्रिभुज। तो अब यहाँ पे हम ये एंगल टाइप का है। तो ये कोण का अगर किसी त्रिभुज के 2 कोण बराबर होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। वो कोण के ये कोण से हुआ। यहाँ पे आपके सामने की भुजाएं भी क्या हैं? इसके बराबर हैं। तो आगे हम बढ़ेंगे। तो ये बराबर हो गया, तो इसके सामने की भुजा बराबर हो गई। तो भुजा में कौन से है? त्रिभुज में CF बराबर FN हो गया। ठीक है। अब ये माना गया है चूंकि ये द्वार जो दर्पण है, दर्पण हमारा वो छोटे द्वारा का मतलब छोटा दर्पण है, बहुत बड़ा नहीं, छोटा है। जब दर्पण छोटा होगा तो ये सब छोटे हो जाएंगे और ये जो बिंदु अभी आपको P से दूर दिख रहा है N, वो क्या हो गया? P के बहुत सा निकट आ गया। और जब P के बहुत नज़दीक है तो यहाँ से क्या हो गया? FN और FP क्या हो गए? बराबर। नज़दीक का मतलब दोनों लगभग एक ही बिंदु पर हैं। उस स्थिति में NF और FP आपस में बराबर हैं। तो अब ये हम यहाँ पहुँच गए। यहाँ से देख रहे हैं CF और FP बराबर हैं। ठीक। अब हम जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या, ये वक्रता त्रिज्या ही है। वक्रता त्रिज्या आप चाहे यहाँ लिख सकते हैं, वक्रता त्रिज्या बराबर CP है और CP को हम 2 भाग में बांट सकते हैं, बटा हुआ है CF और FP। तो अब यहाँ पे हम इसी को आगे बढ़ाते हैं। CP FP जो CP है, ठीक है, CF है। CF किसके बराबर है? CF पहले हम निकाल चुके हैं, FP के बराबर है। तो इसके स्थान पर हमने लिख दिया FP। तो ये हो गया FP और FP 2FP हो गया। तो R इसके स्थान पर हमने रखा R और इसके स्थान पर रखा F। R बराबर 2 इंटू F हो गया, F बराबर R/2 हो गया। ये हो गया संबंध किसके बीच में? गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी के बीच में संबंध। और किसके लिए, किस दर्पण के लिए था ये? अवतल दर्पण के लिए। इसी प्रकार सेम आपका उत्तल दर्पण के लिए भी होगा। अब यहाँ पे हम लोग छात्र स्वयं ही उत्तल दर्पण कर लेंगे। फिलहाल हम आपको चित्र बता दे रहे हैं और समझा दे रहे हैं और ये आप स्वयं करेंगे। हम अवतल दर्पण का आपको हम बता चुके हैं, वैसे ही सेम आपका उत्तल दर्पण का है। यहाँ हम आपको थोड़ा सा चित्र बना के समझा दे रहे हैं, बाकी काम आप स्वयं करेंगे। अवतल दर्पण, मुख्य अक्ष PFC, ये आपका प्रकाश किरण समांतर A, हम बिंदु भी वही रखेंगे तो बहुत आसान होगा। ये हुआ। अब जानते हैं नियम क्या है? फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती, आती नहीं है, ये निकल गई सीधे। अब यहाँ हम क्या करते हैं? C को ऐसे मिला लेते हैं। ये देखिए, अब इसको आगे थोड़ा बढ़ा देते हैं क्योंकि परावर्तन का यहाँ हो रहा है ना। अब इसको हम, ये B था, एक पॉइंट इसमें और बना लें। ये हो गया आपका C, चलिए D मान लेते हैं। यहाँ पे आपका अब ये कौन सा एंगल बनेगा? I, और ये कौन सा एंगल? R। ठीक है। अब इसमें एक दूसरा नियम अप्लाई हो जाएगा। सब कुछ वैसे ही है। अब देखिए, प्रकाश किरण ऐसे गई। हम इसको शॉर्टकट में अगर सिद्ध करना चाहें, देखिए हम आपको शॉर्टकट में बता भी दे रहे हैं। कोण A आपका ND बराबर कोण B, ये देख रहे हैं, ये B है, यहाँ मिटा दे रहे हैं इसको, B है, ये B बिंदु तक, B ND के। आप चाहे DNB भी कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं DNB के। कौन सा कोण हो गया? I और R, प्रकाश के परावर्तन के नियम से कोण I बराबर कोण R के। ठीक है। अब आइए दूसरी चीज, यहाँ से DNB, कोण DNB, ये कहाँ है? DNB बराबर DNB बराबर किसके होगा? ये देखिए कोण FNC। अच्छा, ये क्यों बराबर हो गया?
अगर दो रेखाएं ऐसे काट देती हैं तो इनके शीर्ष के इधर उधर, इसको कौन सा कोण कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा कोण बोलते हैं इसको? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, ये दो कोण आपस में क्या होंगे? बराबर। वही देखिए यहाँ भी कंडीशन, और ये कोण कैसे होंगे? बराबर। ये भी आर हो गया। तो इसका मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं कि कोण एफ एन सी बराबर आर के। ठीक। और दूसरी चीज़ है, अब यहाँ से आप जानते हैं पहले से कि ए एन समांतर है किसके? आप इसको भी बढ़ा लीजिए, एक और नामकरण कर दीजिए, फी डैश कर लीजिए। तो पी डैश समांतर है पी डैश सी के, समांतर है। तो यहाँ पर देखिए तिर्यक रेखा ये है, तो जब ये तिर्यक रेखा, ये तिर्यक रेखा आपकी डी एन सी वाली, तो यहाँ से ये कोण और ये कोण आपस में कैसे होंगे?